देखते हैं कोशिका एवं उत्तक। कोशिका एवं उत्तक, सेल्स एंड टिश्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका क्या चीज होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तक क्या चीज होता है। ठीक है, तो कोशिका जो है, कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत इकाई होती है। कोशिका का अध्ययन करने वाला विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है और उत्तकों के समूह से अंग का निर्माण बनता है और अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और समस्त अंग तंत्रों से जो है हमारा शरीर या फिर किसी जंतु का बॉडी का निर्माण होता है। तो कोशिका में हमने क्या बताया कि कोशिका हमारे जीवन की या शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इकाई कहने का मतलब हुआ क्या, जैसे कि लंबाई का इकाई क्या होता है मीटर, समय का इकाई क्या होता है सेकेंड। उसी तरह से सबसे छोटा यूनिट जो हो उसी को इकाई बोला जाता है। तो हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट जो है कोशिका होती है। ठीक, तो कोशिका का अध्ययन करने वाला विज्ञान हम क्या कहें, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका नाम जो है, कोशिका का नाम रॉबर्ट हुक दिया था। कोशिका का नाम रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने की थी। ठीक, कोशिका सिद्धांत एक आता है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है। स्लाइडेन जो है कि पादप कोशिका के बारे में बताया था और स्वान जो है जंतु कोशिका के बारे में बताया था। तो हम क्या देखें कि कोशिका जो हमारे शरीर की सबसे छोटी आधारभूत इकाई होती है। कोशिका का अध्ययन करने वाला विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन जीवित कोशिका की खोज जो है कि एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने किया था। और कोशिका सिद्धांत पादप कोशिका में स्लाइडेन और जंतु कोशिका में स्वान, इसीलिए कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एवं स्वान को समस्त रूप से इसके खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन एवं स्वान ने तीन बातों को इंपॉर्टेंस मानते हुए तीन थ्योरी दिया। उन्होंने यह बताया कि कोशिका ही हमारे जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है, पहला बात। दूसरा चीज उन्होंने यह बताया कि कोशिका ही हमारे जीवन की कार्यात्मक इकाई होती है, दूसरा चीज ये हो गया। और तीसरा बात उन्होंने यह बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ पुरानी कोशिकाओं से के विभाजन से ही संभव है, अर्थात हमारे शरीर की जननात्मक इकाई है। तो कोशिका सिद्धांत की तीन मुख्य बातें जो है उसको हम थोड़ा सा नोट करते हैं। उसका सिद्धांत की बातें, स्लाइडेन एवं स्वान। पहला बात इन्होंने यह बताया कि शरीर की संरचनात्मक इकाई, दूसरा चीज क्रियात्मक इकाई, तीसरा चीज बताया कि नई कोशिका का निर्माण, पुरानी कोशिका विभाजन, पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है, अर्थात जननात्मक इकाई है, जननात्मक इकाई। कोशिका सिद्धांत में हम इस तीन बातों को देखते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कोशिका के अंदर क्या भाग होता है। जैसे कि हम लोग नाम सुनते हैं ना कि कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, जीव द्रव होता है, कोशिका द्रव होता है, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लबक, गोल्गी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। तो किसका पोजीशन कहाँ पर होता है इसको हम बारीक ढंग से एक मैथ के थ्रू देखेंगे। तो फिर आइए इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन। तो यहां पर देखिए कि कोशिका का विभाजन दो तरह से किया जाता है। एक को बोला जाता है कोशिकीय आवरण और दूसरा जो है कि जीवद्रव। पहले तो सुन लीजिए ध्यान से, उसके बाद इसको हम बोर्ड पर एकदम लिख देते हैं। कोशिका के भाग या फिर विभाजन, इसको भाग बोल सकते हैं, कोशिका के भाग
कोशिका का भाग जो है उसको दो भाग में हम कैटेगराइज करके देखते हैं। पहले में आता है कोशिकीय आवरण और दूसरा भाग इसका होता है जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म जिसे बोला जाता है। कोशिकीय आवरण को फिर हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है कोशिका भित्ति, एक होती है कोशिका झिल्ली। जीव द्रव को पुनः दो भागों में बांटकर देखा जाता है, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। और कोशिका द्रव जो हम बताएं उसको भी तीन भाग में बांटकर देखते हैं, एक होता है दोहरी कोशिका झिल्ली, एक होता है एकल कोशिका झिल्ली, एक होता है झिल्ली रहित जिसमें कि झिल्ली नहीं होती। तो दोहरी कोशिका झिल्ली में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक आते हैं। एकल कोशिका झिल्ली जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक झिल्लियां होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, गोल्जी काय होता है, लाइसोसोम होता है और रिक्तिका होता है। और जिसमें झिल्ली ही नहीं होती है वो राइबोसोम और सेंट्रोसोम होता है। तो इसको हम देखते हैं कोशिकीय आवरण। कोशिकीय आवरण, ठीक। कोशिकीय आवरण में हम क्या कहें कि दो भाग में इसको, एक होता है कोशिका भित्ति, इसको कोशिकीय आवरण को सेलुलर बाउंड्री बोलते हैं इंग्लिश में, और एक होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक, कोशिका झिल्ली। इसको सेल मेम्ब्रेन्स, इसको जो है कि सेल वॉल बोला जाता है। और एक हम कहें जीव द्रव होता है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव को पुनः दो भाग में बांट करके हम देखे थे, एक को हमने कहा कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, एक बोला था केंद्रक। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, एक हम कहते हैं केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक में जो है क्या क्या चीज होता है, तो केंद्रक को हम तीन भाग में बताए थे कि एक होता है गुणसूत्र क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, एक होता है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक होता है आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक। उसके बाद हमने कहा कि कोशिका द्रव को जो है कि पुनः तीन भाग में बांटे थे, एक हमने कहा दोहरी कोशिका झिल्ली, दोहरी कोशिका झिल्ली जिसके अंतर्गत हमने बताया कि दो भाग इसके होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हमने बताया लवक, ठीक। उसके बाद हम कहे थे एकल कोशिका झिल्ली, इसके अंतर्गत हमने चार चीजों को कैटेगराइज करके देखा था। पहला भाग हमने देखा था अंतःप्रद्रवी जालिका, इस सबको हम एक एक करके देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया लवक अंतःप्रद्रवी जालिका गुणसूत्र कोशिका द्रव क्या है। पहले इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका एक बताया गोल्जी काय, और एक हमने बताया लाइसोसोम, और एक हमने बताया लाइसोसोम के बाद रिक्तिका। उसके बाद जो है कि एकल झिल्ली, जिसमें एकल झिल्ली हो गया झिल्ली रहित जिसमें कि झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली रहित मतलब झिल्ली नहीं इसमें होती है, ये सेंट्रोसोम और राइबोसोम में होता है, सेंट्रोसोम और राइबोसोम, इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जो है कि इसको हम एक फिगर के माध्यम से पुनः देखते हैं कि किसका पोजीशन कहाँ पर होता है। तो फिर इसको देख लिए होंगे। अब आगे आइए, कोशिकीय आवरण हम क्या बताएं, कोशिका का भाग में दो भाग कोशिकीय आवरण, इसको सेलुलर बाउंड्री बोलते हैं, सेलुलर बाउंड्री। उसके बाद जो हम बताएं कोशिका भित्ति सेल वॉल, उसके बाद कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तो हम बताएं कि कोशिका विभाग में कोशिका आवरण और जीव द्रव दो भागों में बांटकर देखा जाता है। कोशिकीय आवरण के अंतर्गत कोशिका भित्ति को देखें और कोशिका झिल्ली को देख लिए। उसके बाद जीव द्रव को पुनः दो भागों में बांटा, कोशिका द्रव और केंद्रक में। केंद्रक जो है तीन भाग में बटा हुआ है, गुणसूत्र डीएनए और आरएनए। कोशिका द्रव के अंतर्गत तीन भाग आते हैं, दोहरी कोशिका झिल्ली, एकल कोशिका झिल्ली और झिल्ली रहित। दोहरी कोशिका झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया और लवक को रखते हैं, एकल कोशिका झिल्ली में अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम और रिक्तिका को रखते हैं। झिल्ली रहित जिसमें कि झिल्ली ही नहीं होता, सेंट्रोसोम और राइबोसोम इसमें आते हैं। तो आइए इसको हम फिगर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में इसका संरचना किस तरह से होता है। ध्यान से देखिए, इसका संरचना कभी नहीं भूलिएगा। एक साइड हम लेते हैं पादप कोशिका को, तो पादप कोशिका का संरचना इस तरह से होता है। ध्यान से देखिए एकदम, यहां पर हम लिख देते हैं पादप कोशिका, पादप कोशिका। इधर जो होता है जंतु कोशिका का हम फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। ये हो गया जंतु कोशिका। अब देखिए कि ये जो फिगर है वो बाहर से जो बाउंड्री रखे हैं ये कोशिका भित्ति है,
कोशिका भित्ति, इसको यहां लिख देते हैं, ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है। ठीक, ये बाहर वाला आवरण कोशिका भित्ति है। अब ये जो है कि जंतु कोशिका कोशिका झिल्ली से ही शुरू होती है। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है या फिर जंतु कोशिका में, तो सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। ठीक, यहाँ जो है कि इसके अंदर जो कोशिका झिल्ली भी रहती है, ये वाला संरचना, तो कोशिका झिल्ली जो है दोनों में रहता है। ये कोशिका झिल्ली है, इसको देखिए, कोशिका झिल्ली। ठीक, कोशिका झिल्ली पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में, लेकिन कोशिका भित्ति की अगर बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है। अब यहाँ पर जो होता है बीच वाला सेंटर वाला भाग, इसको ही न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक, इसमें जो है कि क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए होता है, CDR लिखे हैं। और यहाँ भी होता है केंद्रक, इसमें भी होता है क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए होता है। तो ये केंद्रक की पोजीशन है यहाँ पर, ये हो गया केंद्रक आपका। ठीक, उसके बाद जो है कि इस तरह की संरचना एक होता है, और ये दो झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसको जो है कि यहाँ भी होती है ये चीज, ये भी दो झिल्ली से घिरा हुआ होता है। दोहरी कोशिका झिल्ली में हम बताए थे ना, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके बाद जो है कि दोहरी कोशिका झिल्ली में हम एक चीज और बताए थे कि ये जो है कि दो झिल्ली से घिरा हुआ होता है, दो झिल्ली से घिरा हुआ होता है, ये होता है लबक, दो झिल्ली से घिरा हुआ है, ये हुई आपका लबक। ठीक, उसके बाद हमने बताया कि एक होता है अंतःप्रद्रवी जालिका, उसका संरचना इस तरह से होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका दोनों ओर से जकड़े हुए रहता है कोशिका झिल्ली को, इसमें भी इस तरह का संरचना होता है। एकदम गौर से देखिए इसका संरचना, ये वाली संरचना हो गई अंतःप्रद्रवी जालिका की, अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम इसको बोला जाता है, जालिका। और अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर में बूंद जैसा आकार होता है, वो होता है राइबोसोम, जिसमें जो कि झिल्ली ही नहीं होता। ये बूंद वाला जो आकार है, इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये है राइबोसोम की संरचना, जो कि केंद्रक से सटा हुआ होता है। ठीक, ये बूंद आकार जो संरचना है वो राइबोसोम है, राइबोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो गोल जैसी आकार वाली संरचना एक होती है, गोल जैसी आकार वाली, जिसमें कि एकल झिल्ली होता है, वो लाइसोसोम है, लाइसोसोम। ठीक, एक होता है गोल्जी काय, गोल्जी काय जो होता है उसका संरचना इस तरह से होता है, इसमें भी एकल झिल्ली होती है। यहाँ पर हम छोटा सा बनाने का प्रयास करते हैं, ये गोल्जी काय, गोल्जी काय। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या आपको समझाया कि ये पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका झिल्ली जो है कि दोनों में होता है, उसकी संरचना जो है कि गोल जैसी होती है। केंद्रक जो होता है सेंटर में बीच में होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, डीएनए और आरएनए होता है, इसमें भी क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए होता है। उसके बाद हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी कोशिकी, तो दो झिल्ली से घिरा हुआ है, इधर भी। लबक जो है दोनों कोशिका, इसमें दो झिल्ली से घिरा हुआ, इसमें भी और इसमें भी। अंतःप्रद्रवी जालिका जो है कि कोशिका के कोशिका झिल्ली को मजबूती प्रदान करता है, इसमें दोनों ओर से जकड़े हुए होता है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका का फिगर आपके सामने है। उसके बाद राइबोसोम के बारे में हमने बताया कि अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर जो है कि एक खुरदरा जैसा पार्ट होता है, बूंद बूंद आकार का, उसको राइबोसोम बोला जाता है। लाइसोसोम के बारे में बताया कि एकल कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, तो लाइसोसोम की संरचना यहाँ आपके सामने है। गोल्जी काय के बारे में हमने बताया कि यह भी जो है कि दोहरी कोशिका झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है, तो इसका संरचना यहाँ पर है। सॉरी, एकल कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है गोल्जी काय। ठीक, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में हमने आपको ओवरऑल आप लोगों को बता दिया। अब आइए कि एक एक करके हम देखते हैं कि इसका संरचना किस तरह से जो समझे हैं, इसका एक एक भाग को हम एकदम बारीक से देखेंगे। कहीं नहीं जाइए, देखिए आराम से, मजा आ जाएगा। शुरुआत करते हैं कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल बाल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या चीज होती है? ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, अपने फिगर में भी देखा था, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होता है ये कोशिका को बाहर से काफी कठोर बनाती है, इसलिए कोशिका भित्ति को कोशिका का बाह्य कंकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति का निर्माण जो है सेल्यूलोज, लिग्रीन, पिक्टिन एवं क्यूटिन जैसे पदार्थों से होता है। यह जो है कि पूर्ण पार्यगमता का गुण वाला होता है। पूर्ण पार्यगमता उसको बोला जाता है जो कि बाहर से कोई भी चीज अगर जो इंटर कर रहा है तो आराम से आने देगा, और अंदर
वाला चीज अगर बाहर जाना चाह रहा है तो उसको भी जाने देगा, मतलब कि इसका जो खाका है वो यहाँ से भी इंटर हो सकता है और अंदर वाला बाहर भी आ सकता है। ये पारगम्यता या पूर्ण पारगम्यता का गुण ये कहलाता है। ठीक, उसके बाद इसको हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या चीज बताएं। ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है, पादप कोशिका में होता है, कोशिका भित्ति। उसके बाद इसको कोशिका का बाह्य कंकाल कहा जाता है, कोशिका का बाह्य कंकाल। इसका निर्माण जो है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, लिग्रीन, पिक्टीन एवं क्यूटीन पदार्थों से होता है। ठीक, इसके बारे में हमने इतना चीज देखा। और ये जो है कि टोटल पारगम्य मतलब कि पूर्ण पारगम्यता वाला गुण ये रखता है, पूर्ण पारगम्य होता है। आगे एकदम देखते जाइए, हर एक चीज को रिलेट एक दूसरे से करके हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि सेल्यूलोज जो है क्या है। सेल्यूलोज हमारे शरीर में पहले जो है कि सेल्यूलोज का पाचन करने का क्षमता होता था, लेकिन अब हम लोग सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो व्यवस्था है वो सेल्यूलोज को पचाने वाला हमारा शरीर सक्षम नहीं है। पहले के दिन में अपेंडिक्स अभी आप लोग सुनते होंगे, तो अपेंडिक्स एक ऐसा चीज था जो कि सेल्यूलोज का पाचन करता था, लेकिन वो अब हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में ही मौजूद रह गए हैं, इसलिए सेल्यूलोज का पाचन हमारे शरीर में अब संभव नहीं है। सेल्यूलोज का उदाहरण अगर जो हम देख सकते हैं कि इसका जो उपयोग जो है कि कपड़ा या फिर कागज उद्योग में किया जाता है। कपास या रुई जो है सेल्यूलोज का सबसे शुद्ध रूप कपास और रुई को माना जाता है। अगर दुनिया में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा किसकी है तो सेल्यूलोज की है। तो सेल्यूलोज के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें जो जो भी नाम आया है एक को भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए सेल्यूलोज जो है कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ यही है, कपड़ा और कागज उद्योग में इसका कार्य है। और रुई या कपास, रुई और कपास इसका सबसे शुद्ध रूप है, सबसे शुद्ध रूप है, रुई या कपास सबसे शुद्ध रूप है। ठीक, उसके बाद एक चीज हमने क्या बताया पेक्टीन के बारे में। सेल्यूलोज देखते हैं, पेक्टीन देखिए क्या है। कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज, लिग्रीन, पिक्टीन एवं क्यूटीन जैसे स्रावी पदार्थ से। तो एक पेक्टीन हम नाम बताएं, पेक्टीन। पेक्टीन, पेक्टीन जो है फल में पाया जाता है। ठीक है, कच्चे फलों में पेक्टीन पाए जाते हैं और यही पेक्टीन जो है अगर फल पक जाता है तो फलों के पकने के बाद जो है पेक्टीन नामक पदार्थ फ्रक्टोज नामक शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए जो है पका हुआ फल हमें मीठा लगता है। ये पेक्टीन जो है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज नामक शर्करा में बदल जाता है, तब फल मीठे लगते हैं। ठीक, अब यही पेक्टीन का उपयोग हम जेल, आइसक्रीम उद्योग में करते हैं। ठीक, उसके बाद हम आइए देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका भित्ति देख लिया, कोशिका झिल्ली देखते हैं क्या चीज होता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली क्या चीज है? तो कोशिका झिल्ली यह जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है, हमने फिगर में बताया था। कोशिका झिल्ली का जो है निर्माण जो होता है प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन से होता है, जिसको कि फास्फोलिपिड बोला जाता है या फिर पीएलपी बोला जाता है। तो हमने क्या होता है कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा? पादप कोशिका में, लेकिन कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। और यह जो है कि पीएलपी प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन जिसको फास्फोलिपिड बोला जाता है, उससे इसका निर्माण होता है। इसका स्वभाव जो है अर्धपारिगम का होता है। उसका स्वभाव कोशिका भित्ति का क्या था? पूर्ण पारिगम, मतलब कि कोई भी इंटर कर सकता है, कोई भी बाहर भेज सकता है किसी को भी। लेकिन इसका स्वभाव अर्धपारिगमता का होता है। अर्धपारिगमता कहने का मतलब हुआ कि एक बार जो है कोशिका झिल्ली किसी चीज को अंदर आने देती है, फिर दोबारा बाहर नहीं जाने देती, और जिसको बाहर भेज देती है फिर अंदर आने नहीं देती। इसलिए जो है कि इसको कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। तो देखिए ये पादप कोशिका प्लस जंतु कोशिका, ये दोनों होता है। इसका निर्माण हम बताएं, पीएलपी प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, पीएलपी प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन जिसको कि फास्फोलिपिड से होता है। ठीक, उसके बाद इसके बारे में हम बताएं कि इसका गुण जो होता है अर्ध
पारगम्यता का होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाला होता है, और इसको कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। कोशिका का द्वारपाल इसको कहा जाता है। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर जो कोशिका झिल्ली तरल पदार्थ को बाहर से अंदर ला रहा है तो इस क्रिया को पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। ध्यान से सुनिए कि अगर कोशिका झिल्ली तरल पदार्थ को बाहर से अंदर ला रहा है तो पाइनोसाइटोसिस कहलाएगा, और अगर कोशिका झिल्ली ठोस पदार्थ को बाहर से अंदर ला रहा है तो फाइगोसाइटोसिस कहलाएगा। लेकिन विभिन्न पदार्थ को अंदर से अगर जो बाहर भेज रहा है तो उसको एक्जोसाइटोसिस कहते हैं। इसको नोट कीजिए। कोशिका झिल्ली जो है अगर जो बाहर से तरल पदार्थ ला रहा है, पदार्थ को लाना पाइनोसाइटोसिस, और अगर जो ठोस पदार्थ को बाहर से अंदर लाना, ये फाइगोसाइटोसिस, और ठोस या तरल मतलब कि विभिन्न पदार्थ, ठोस या तरल को अंदर से बाहर भेजना, एक्जोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक, इतना चीज हमने कोशिका झिल्ली के बारे में देखा। अब एक चीज देखिए कि हम बार बार नाम दे रहे थे, क्या चीज, अर्धपारिगम और पारिगम। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका गुण क्या चीज होता है। हमने बताया कि अर्धपारिगमता कहने का मतलब कि जो एक बार एंट्री कर गया दोबारा नहीं जा सकता है, दोबारा चल गया तो फिर नहीं आ सकता। पूर्ण पारिगमता में ऐसा चीज नहीं है, इसका सीधा विपरीत है कि कोई चीज आ सकता है, जा सकता है, उसके लिए कोई पैमाना नहीं है। तो एक नाम हम आप लोग सुनते होंगे परासरण, एक सुनते होंगे उत्कर्ष परासरण, एक सुनते होंगे विसरण। तो देखिए परासरण क्या चीज है, इसका बताने का पर्पस यह है कि ये भी जो है कि अर्धपारिगम और पारिगमता के सिद्धांत पर कार्य करता है। परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण का गुण वैसे गुण को कहा जाता है जो कि अर्धपारिगम झिल्ली के द्वारा जो है कि आर पार मतलब कि इंटर कर सकता है और जो है कि बाहर भी जा सकता है, लेकिन एक बार अगर इंटर कर गया तो फिर दोबारा वो मतलब कि अंदर नहीं आ सकता है। तो एक चीज इसके बारे में इसको परिभाषित करते हुए हम किस तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी चीज को अगर जो कि हम किसी माध्यम के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं तो वो गुण को हम परासरण कहेंगे। माध्यम जो कि अर्धपारिगम गम में हो सकता है, माध्यम के द्वारा। देखिए परासरण में एक चीज आप देख लीजिए कि परासरण की क्रिया हमेशा जो है कि ज्यादा से कम की ओर होती है। परासरण की क्रिया हमेशा ज्यादा से कम की ओर होती है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से पहले समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई तालाब है, ये तालाब है, ठीक, यहाँ पर पानी, ये पानी वाला हम आपको फिगर बता रहे हैं कि इतना पानी है तालाब में। अब ये जो है कि यहाँ पर एक बांध बांधा हुआ है, ठीक, इतना लबालब एकदम ऊपर तक पानी भरा हुआ है, और इसके नीचे जो है कि इतना पानी, इसके तली में सिर्फ पानी। अब बताइए कि अगर जो इस बांध को हम यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, तो ये वाला पानी इधर कभी जाएगा? नहीं जाएगा। ये हमेशा जो है कि अधिक से कम की ओर आएगा, इधर वाला पानी टोटल सड़क करके इसको भर देगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है कि परासरण की क्रिया भी काम करती है कि अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर अर्धपारिगम झिल्ली के माध्यम से भेजने की क्रिया को हम परासरण कर देते हैं। तो इसको बढ़िया से परिभाषित कर लीजिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अर्धपारिगम झिल्ली द्वारा अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर भेजने की क्रिया जो है परासरण कहलाता है। ठीक, अब देखिए अचार या मुरब्बा जो है परासरण के कारण ही बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। इसका एग्जांपल के तौर में ये चीज हम देख सकते हैं। उसके बाद अगला हम बताए थे क्या, उत्क्रम परासरण मतलब उल्टा परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। उत्क्रम परासरण या उल्टा परासरण, इसको बोलते हैं इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या चीज है?
उसमें हम क्या कहें कि अर्धपारगम झिल्ली से अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगा तो स्वाभाविक सी गुण है। लेकिन अगर हम कृत्रिम रूप से अगर बल लगा करके ताप दाब पैदा करके कम मात्रा से अधिक मात्रा की ओर भेज देते हैं, मतलब बलपूर्वक, तो वही चीज जो है कि उल्टा परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। हमारे घर में जो पानी पीने वाला यंत्र होता है आरओ, जिसको बोलते हैं आरओ, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। तो इसमें हम बता सकते हैं कि कृत्रिम विधि द्वारा ताप दाब के द्वारा बल पैदा करके कम मात्रा से अधिक मात्रा की ओर अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से, सेमी परम्यूबल मेम्ब्रेन, हम शॉर्ट में लिखते हैं सेमी परम्यूबल मेम्ब्रेन, अधिक मात्रा कम मात्रा से अधिक मात्रा की ओर भेजना उत्क्रम परासरण कहलाता है। ठीक, उत्क्रम परासरण को हम लोग बढ़िया से देख लेंगे। जैसे कि इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि एक बांध है, यहाँ पर पानी पूरा एकदम भरा हुआ है, यहाँ तक एकदम पानी ऊपर तक, इसमें कम पानी है, ठीक है। अगर जो हम यहाँ से काट देते हैं, लेकिन इस पर एकदम फोर्स लगा देंगे जोर से कि उधर वाला पानी इधर नहीं आए, कृत्रिम ताप दाब एकदम पैदा करके ये वाला पानी को अगर इधर हम भेजने की क्रिया करते हैं, तो यही जो है कि उत्क्रम परासरण कहा जाएगा। मतलब कि हम कृत्रिम विधि से इसको उल्टा काम कर देते हैं, तो यही उत्क्रम परासरण की एक कड़ी बन जाती है। एक हमने बताया था कि डिफ्यूजन, विसरण क्या होता है, विसरण, तीन चीज हम देख लेते हैं यहाँ पर। विसरण क्या होता है, इसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, यह अपने आप जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। जैसे कि डिफ्यूजन को हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि अगर हम एक जगह अगरबत्ती कहीं जलाते हैं तो उसका सुगंध दूसरी जगह भी चला जाता है। इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसका कोई भी अर्धपारगम झिल्ली से कोई भी दूर तक संपर्क नहीं है। तो इसको परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि बिना माध्यम के एक जगह से दूसरे जगह भेजने की क्रिया विसरण कहलाती है। विसरण के बारे में हमने देख लिया। अब आइए अगला चीज हम देखते हैं, जीव द्रव क्या है। कोशिका आवरण में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति देख ली है। अब जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म क्या है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म, तो जीव द्रव के बारे में हमने क्या कहा कि कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी भाग हैं सारे के सारे जीव द्रव के अंतर्गत आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, केंद्रक, अंतःप्रद्रव्यजालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी इकाई, जितने भी पार्ट हैं वो जीव द्रव के अंतर आएगा। तो इसको परिभाषित हम किस तरह से कर सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर वाले भाग को ही जीव द्रव कहते हैं। और जीव द्रव को हमारे शरीर की जो है भौतिक इकाई माना जाता है। हमारे शरीर की भौतिक इकाई कौन है? जीव द्रव। जीव द्रव के खोजकर्ता जो है पुरकिंजे को माना जाता है। दूसरा चीज हमने यह बताया कि जीव द्रव को हमारे शरीर की भौतिक इकाई कहते हैं। लेकिन हमसे पूछ दिया कि हमारे शरीर की रासायनिक इकाई कौन सी है, तो हमारे शरीर की रासायनिक इकाई जो है जीन को माना जाता है। और जीन जो है 3 प्रकार का होता है, एक सिस्ट्रॉन होता है, एक न्यूटॉन होता है और एक रिकॉन होता है। तो इसको थोड़ा सा हम लिख करके देख लेते हैं। इसको इस तरह से भी हम बताए थे कि जीव द्रव जो है उसको 2 भाग में बांटे थे, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक। याद कीजिए, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो कोशिका द्रव और केंद्रक के सम्मिलित रूप को भी जीव द्रव कह देंगे, या फिर कोशिका झिल्ली के अंदर वाले टोटल भाग को हम जीव द्रव कह देंगे। तो जीव द्रव क्या है? तो कोशिका झिल्ली के अंदर वाला भाग जीव द्रव बराबर हम कह सकते हैं कोशिका द्रव प्लस केंद्रक। मतलब कोशिका द्रव और केंद्रक के मिलने से जीव द्रव की निर्माण होती है। इसके खोजकर्ता अगर जो बोला जाए कि जीव द्रव के खोजकर्ता कौन है, तो पुरकिंजे हैं। पुरकिंजे हैं, ठीक। जीवन की भौतिक इकाई मानी जाती है। लेकिन याद रखने वाली बात है कि जीवन की रासायनिक इकाई जो है वो जीन को माना जाता है। जीन हम बताए थे पहला क्लास में कि 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिस्ट्रॉन, एक होता है न्यूटॉन और एक होता है रिकॉन।
ठीक, सिस्ट्रोम का क्या काम है? ये सीधे जो है कि जो लक्षण माता पिता से जो है कि बच्चों में आ जाता है, सिस्ट्रोम के कारण होता है। अचानक जीन के स्तर पर कोई परिवर्तन होता है, म्यूटॉन के कारण होता है। और उसके बाद जो है कि अगर माता पिता और वातावरण को छोड़ करके अलग कोई प्रकार का गुण आ गया तो वो रिकॉन जीन के कारण होता है। तो इसमें हम इतना ही देखते हैं। उसके बाद आगे हम जो है कि कोशिका द्रव के बारे में देखते हैं कि इसका क्या क्या चीज भाग होता है। कोशिका जीव द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक में बटा हुआ है। कोशिका द्रव में जितने भी पार्ट हमने बताया कि कोशिका द्रव 3 प्रकार में, दोहरी कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और लगभग एकल कोशिका झिल्ली, जिसमें हमने बताया गोल्जी का है, अंतःप्रद्रविजालिका है, लाइसोसोम है और रिक्तिका है। एक बताए थे झिल्ली रहित, जिसमें कि कोई झिल्ली नहीं होती है, सेंट्रोसोम और राइबोसोम। तो हम देखिए कि कोशिका द्रव के अंदर के जितने भाग हैं उसको हम एक एक करके देखते हैं। कोशिका द्रव में जो है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर में जो है कि पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा निर्माण की पद्धति है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा हमारे शरीर में एटीपी के रूप में बनता है, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको बोला जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ऊर्जा घर भी कह देते हैं बोलचाल की भाषा में। एटीपी को जो है शरीर में एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है बेंडा नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम क्या बताएं कि इसको जो है कि ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो है हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण की कार्य करता है। लेकिन एक चीज देखिए कि डीएनए तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का भी स्वयं का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए होता है, जिसको कि कोंड्रोजीन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाले डीएनए को कोंड्रोजीन के नाम से जानते हैं। ठीक, संतानों में ऊर्जा की कमी से होने वाली बीमारियां जो है सिर्फ और सिर्फ माताएं से होती है, इसके लिए पिता जिम्मेदार नहीं है। और इसी बीमारी को दूर करने के लिए ब्रिटेन में एक पद्धति बनाया गया था 3 पेरेंट्स के लिए। उसी पद्धति को IVF पद्धति कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या क्या चीज बताएं कि इसको जो है कि ऊर्जा घर, पावर हाउस बोल देते हैं। ऊर्जा का निर्माण जो है एटीपी, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। एटीपी को जो है ऊर्जा मुद्रा मतलब कि एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कि बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, उसके बाद हम बताएं कि खुद का डीएनए इसका होता है, जिसे कोंड्रोजीन कहते हैं। कोंड्रोजीन, डीएनए एवं जीन दोनों होता है, खुद का डीएनए एवं जीन, इसको संयुक्त रूप से कोंड्रोजीन। ऊर्जा की कमी से बीमारी जो होता है वाले बीमारी को, ऊर्जा की कमी से कमी वाले बीमारी को दूर करने के लिए IVF पद्धति अपनाई गई है। ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो है कि ऊर्जा का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। इसी IVF को जो है कि 3 पेरेंट बना, यानी कि 3 पेरेंट्स IVF, 3 पेरेंट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कि हिंदी में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। ठीक, तो आज जो है कि हम इतना ही देखते हैं इस वीडियो में। अगला वीडियो हमारा बनेगा बायोलॉजी पर, उसमें और ज़्यादा मजा आएगा। आप लोग सिर्फ लगातार मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इतना ही बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।